नमस्कार, प्रणाम। इस समय हम पटना में हैं। आज बात करने के लिए आए हैं कि कल कुछ शिष्टमंडल जो है कि एसीएस स्वास्थ्य विभाग के जो एसीएस हैं प्रतिया अमृत जी से मिले हैं और जो एएनएम दीदी और एनएचएम कर्मियों की हड़ताल चल रही है उसके विषय में जो है कि उन्होंने अपना डिमांड सौंपा है। आगे बात करेंगे। कई ऐसे सवाल हैं। लोकसभा का जो है कि बजट सत्र आया है, उस बजट सत्र से जो है कि किन्हीं को कुछ मिला नहीं है। इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे और आगे चर्चा करेंगे। हमारी स्कीम वर्कर्स की जो बहनें हैं, आशा दीदी, आशा फैसिलिटेटर, तमाम आंगनबाड़ी की सेविका, सहायिका, रसोइया, इन्हीं मुद्दों पर हम बात करेंगे। और आप हमारे साथ में दीदी एमएलसी शशि यादव जी हैं और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। तो सबसे पहले दीदी का एक बार फिर हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद आपके चैनल को भी जी। देखिए, ये जो कल हम लोग गए थे स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव से मिलने के लिए, क्योंकि एनएम का हड़ताल चल रहा है, एनएचएम कर्मी का हड़ताल चल रहा है, जिससे कि जन स्वास्थ्य पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। तो इसको लेकर के कल मैं और भाकपा माले विधायक सतदेव राम जी के नेतृत्व में हम लोग गए थे और वहाँ मतलब एनएचएम की एनएम की नेतागण भी थी और साथ में कह लीजिए कि महासंघ के भी नेता, एकटू महासंघ के नेता रामबली जी, एकटू के नेता रणविजय जी, ये सारे लोग थे। और उसमें ही बात हुई। हम लोगों ने वो आवेदन दिया, जो इनका मांग पत्र है वो मांग पत्र दिया गया। तो इस संदर्भ में वो मतलब जो फेस अटेंडेंस है, इस पर उनका साफ कहना था कि ये हम पूरे विभाग के लिए लागू करने जा रहे हैं। इस पर हम लोगों ने कहा कि ठीक है, फेस अटेंडेंस या जो काम कर रही है, इन्हीं केवल पे आपका विभाग चल रहा है तो काम करने में कोई पीछे नहीं हटती हैं, मगर ये अपने मोबाइल से अपना रिचार्ज करके आपका अटेंडेंस क्यों बनाएंगी? इसके लिए आप उनको मोबाइल प्रदान कीजिए, उसको रिचार्ज का पैसा दीजिए। इस पर वो सहमत हुए हैं और उन्होंने कहा है कि ठीक है, इस पे हम लोग बैठ कर के बात करेंगे और वो मोबाइल प्रदान करने पर एक सहमति बन गई है। और जो करीब 4-5 महीने से इनका पैसा बकाया था, वो पैसा भी उन्होंने कहा कि नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है कि अगर किसी कर्मचारी का अगर 5 महीने से वेतन नहीं मिलता है तो उनका परिवार चलाना बहुत मुश्किल होता है। और उन्होंने तुरंत राज्य स्वास्थ्य समिति फ़ोन करके और उन्होंने कहा कि ये मामला बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और जल्द से जल्द इनका बकाया पेमेंट चला जाएगा। और बाकी सवालों पे उन्होंने कहा कि आगे मिल बैठ करके इस पर हम लोग बात करेंगे। तो इतनी बात हुई है। ये हम लोगों ने कल भी वॉइस मैसेज के माध्यम से कहा है। आज तमाम उनका नेतृत्व बैठ करके अपनी बात विमर्श कर रहा है महासंघ कार्यालय में। अपना वो फिर आगे निर्णय लेंगे कि इस पर वो आगे क्या करेंगे, नहीं करेंगे, हड़ताल जारी रखेंगे या हड़ताल से वापस आएंगे, ये उनका निर्णय होगा, उनके संघ का निर्णय होगा। मगर इन सवालों पे ये बात हुई है और इतना कंसिडर करने के लिए विभाग तैयार हुआ है। तो ये एक बात है। और दूसरी बात अगर आप कहिए तो जो बजट, तो बजट में आप देख लीजिए कि साल दर साल सीतारमण जी बजट पेश कर रही हैं, बहुत वाहवाही उनको मिल रहा है, मगर बजट में है क्या? अगर हम ट्रेड यूनियन की बात करें, पहले तो थोड़ा सा कंसर्न होता था ट्रेड यूनियन के नेताओं, बजट के पहले, बजट पेश करने से पहले, बजट बनाने से पहले तमाम मतलब कि इस तरह के जो भी यूनियन रहते थे, ट्रेड यूनियन लीडरशिप से बैठ करके बात होती थी कि उनकी क्या समस्या है, किस मद में थोड़ा पैसा लगाया जाए। मगर अब तो ये सारी परंपरा खत्म हो गई है और कोई मतलब कि ट्रेड यूनियन पर आप देखिए तो किस मजदूरों को क्या मिला? किसी को कुछ नहीं मिला है। आप पूरे स्कीम वर्कर की अगर बात कर लीजिए, तमाम हेल्थ विभाग की अगर बात कर लीजिए, आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ता, रसोइया की बात कर लीजिए, जब से केंद्र सरकार आई है कै गो रुपया बढ़ाई है? 10 साल हो गए, 11वां साल चल रहा है, 1 रुपया भी इन स्कीम वर्करों को केंद्र सरकार ने नहीं दिया है अभी तक। बातें ये जितनी कर लें, किस विभाग को मिला है? आप मनरेगा मजदूर को उठा के देख लीजिए, उनके लिए कोई पैसा नहीं है। जो नीचे सीवर में उतर करके काम करते हैं, सफाई मजदूर, इनके लिए क्या बजट है? तो यानी जो सबसे लो कैटेगरी के मजदूर हैं
या आप मतलब कि कर्मचारियों का ही देख लीजिए, क्या मिला है कर्मचारियों को। तो ये बजट बिल्कुल ही ये अमीरों का बजट है, गरीबों के लिए कहीं कुछ नहीं है, मजदूरों के लिए कहीं कुछ नहीं है, स्कीम वर्कर के लिए कहीं कुछ नहीं है। तो ये इसलिए ये बजट बिल्कुल महिला विरोधी, श्रमिक विरोधी, गरीब विरोधी ये बजट है। दीदी, आप लगातार आशा वर्कर्स की आवाज़ उठाती रही हैं, तो आशा वर्कर्स के लिए आने वाले दिनों में आपने क्या सोचा है? क्या बिहार कैबिनेट से इसे जल्द से जल्द पारित किया जाए, जिस पर सहमति बनी थी एक समय, लेकिन अभी तक जो है कि वो सहमति पटरी पर नहीं आई है। इसको लेकर लगातार लोग सवाल पूछ रहे हैं, इसके विषय में थोड़ा जानकारी दें। बिल्कुल, देखिए हड़ताल के हमारे जितने मांग थे लगभग धीरे धीरे पूरे हो गए हैं। अब एक मांग कैबिनेट का बचा है। कल भी जो हम लोग गए थे उसमें आशा कार्यकर्ता के संदर्भ में भी बातचीत हुई। उन्होंने एससीएस सर ने सीधा कहा कि हमारा कमिटमेंट है, हम निश्चित तौर पर इसको हम लोग पूरा करेंगे, थोड़ा समय ज़रूर लग रहा है। इसके पीछे वो जो राजनीतिक परिघटना है, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है, इसके पीछे का मुझे यही कारण लगता है। हम लोग भी मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, समय मांग रहे हैं कि एक बार उनसे भी बात करें, मगर ये बिल्कुल पक्की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो हम लोगों का हड़ताल का समझौता था वो लागू होगा। क्योंकि आप देख लीजिए जो पिछला हड़ताल हुआ था उसमें जो बातें हुई थी, ठीक है सरकार कुछ आगे पीछे करती है, मगर ये यूनियन का दबाव, यूनियन के आंदोलन, पूरे आशा कार्यकर्ता की एकजुटता की वजह से उन चीज़ों को हम लोगों ने हासिल किया 4 साल के बाद भी। तो उस समय भी 1 साल के बाद ही कैबिनेट हुआ था। तो इस बार भी ये है, सरकार की ये चाल रहती है कि हम मजदूरों को कम से कम दें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लटका करके रखें, मगर यूनियन की ताकत मजबूत रहेगी तो लड़ करके वो चीज़ें हम लोग हासिल कर लेंगे। दूसरी बात है कि आयुष्मान कार्ड को लेकर के इस पर भी बात हुई कि आयुष्मान कार्ड को लेकर के आज नीचे पूरा मतलब आशा पे प्रेशर बनाया जा रहा है, जबकि आयुष्मान का ऐप है वो उनके मोबाइल पे डाउनलोड ही नहीं हो रहा है, मगर पूरा प्रेशर बनाया जा रहा है कि आपको किसी कीमत पर इस काम को मोबाइल से करना है। आप किस स्तर के आशा में बहाली किए हैं? आप अगर आशा नहीं कर पा रही हैं, उनके मोबाइल में ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो कह रहे हैं कि पूरे परिवार को लेकर के ये काम करो। हमने बात की राज्य स्वास्थ्य समिति में बात की, हमने बात की एससीएस जी से, प्रधान सचिव जी से कि भाई मुझे ये बताइए कि आशा में वो आशा कार्यकर्ता बहाल हुई हैं कि उनका पूरा परिवार बहाल हुआ है, उनका पूरा बाल बच्चा बहाल हुआ है कि आप मतलब ये नीचे अधिकारी पदाधिकारी कहते हैं कि तुमसे नहीं होता है तो अपने बेटा और बेटी से करवाओ, उसके मोबाइल अगर उसका मोबाइल लेकर के डाउनलोड करो। तो ये काम किसी भी कीमत पर हम लोगों ने साफ निर्देश दिया, हमारा यूनियन ने साफ कहा है कि ये काम आशा कार्यकर्ता नहीं करेगी। एक आयुष्मान कार्ड बनाने में 5 रुपया आप दे रहे हैं, बनाने में कितना टाइम लगता है जरा जा करके देख लें अधिकारी पदाधिकारी। उसके लिए अपने 5 रुपया केंद्र सरकार ने दिया है, क्या समझ करके रखते हैं? ये आशा के लिए बजट में 1 रुपये का प्रावधान नहीं है, मगर ये पॉलिटिकल एजेंडा है इनका। कितने लोगों को आयुष्मान कार्ड मिलेगा? पॉलिटिकल एजेंडा है कि हमने इतने गरीबों का आयुष्मान कार्ड बना दिया। अभी तक जितने आपने आयुष्मान कार्ड बनाया है उसमें कितने गरीबों को लाभ मिला है? तो ये सीधा सीधी इनका चुनावी एजेंडा है, पॉलिटिकल एजेंडा है, जिसमें आप पूरे आशा कार्यकर्ता को झोंक रहे हैं। ठीक है, आशा कार्यकर्ता काम से पीछे नहीं भाग रही है, वो काम करने के लिए तैयार है, मगर वो काम करेगी ना कि उसका पूरा परिवार काम करेगा। उसका पूरा परिवार किसी कीमत पर काम नहीं करेगा, उससे जितना काम होगा वो उतना काम करेगी, जितना संभव होगा उतना आयुष्मान कार्ड बना करके देगी। बाकी आप उनको संसाधन उपलब्ध कराइए, आप मॉनिटर उसके साथ उपलब्ध कराइए, फिर काम होगा। तो इसलिए ये बात हम लोगों ने कहा है, आशा कार्यकर्ताओं को भी हमने कहा है कि आप मजबूती से इस बात पर नीचे लिखित आवेदन दीजिए, अपने डीएम को आवेदन दीजिए, अपने प्रभारी को आवेदन दीजिए। इस बात को हम लोगों ने कहा है। और जहाँ कहीं भी इस जो पुराना बकाया गया है, पहली बार आशा कार्यकर्ताओं को एक मुश्त 16,000 रुपया, 12,000 रुपया, जहाँ जो जिसको पहले मिल चुका है उतना काट करके मिला है। और ये नीचे से बहुत सारे लोगों को लग रहा है नीचे से जो आपके अधिकारी पदाधिकारी ने भेजा है अपना मतलब एस्टिमेट कि हमारे यहाँ इतनी आशा है, इतनी आशा को इतना मिला है, इतना बकाया है, वो पूरा एस्टिमेट नीचे का अधिकारी ने जो भेजा है उसी हिसाब से ऊपर से पैसा आपका गया है।
तो जहाँ कहीं भी अगर त्रुटि है तो वो नीचे के अधिकारियों को आप पकड़िए, आवेदन दीजिए, उस हिसाब से फिर उस त्रुटि को ठीक करवाया जा सकता है। दीदी, आपकी आवाज़ सभी लोग देख रहे होंगे और बताते चलें कि अभी हाल ही के दिनों में ऐसी घटनाएं हुई हैं कि कुछ छोटे मोटे कारणों की वजह से कई आशा कार्यकर्ताओं को निलंबित कर दिया जाता है कुछ लापरवाही के चलते। तो आपके तरफ से एक ऐसा संदेश जाए तमाम लोगों को कि ऐसी कोई बात ना हो जिसके चलते आप जो है कि दुविधा में पड़े, इसको लेकर थोड़ा आप बता दें। देखिए, मतलब सबसे बड़ी बात है कि मतलब इनके जो ऊपर के अधिकारी हैं काम गलत वो करते हैं और बोझ पड़ जाता है आशा कार्यकर्ताओं के ऊपर। ये सब जगह है कि बड़ी मछली बच जाती है और छोटी मछली फंस जाती है। तो मैं लगातार इस बात का हिदायत भी देती हूँ कि आप अपना काम को मुस्तैदी से कीजिए, इसमें कहीं कोई कोताही नहीं कीजिए। यूनियन लड़ रहा है, लड़ करके आपके एक एक अधिकारों के लिए आगे बढ़ रहा है और इसलिए आप भी सतर्क रहिए, कहीं से भी अपनी लापरवाही, अपनी कमजोरी को अपने अधिकारी के सामने ना आने दीजिए। और पहले से ये बात सही है कि पहले जितनी लापरवाही होती थी उस हिसाब से अगर आप देखिए तो अब आशा कार्यकर्ता भी अपनी सचेत हो गई हैं, वो सक्रिय हैं, वो अब चीज़ों को समझ रही हैं और ये लापरवाही भी अब उस तरह से नहीं हो रही है। तो मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से कहूँगी कि जो लोग भी सुन रही हैं, समझ रही हैं, इस चीज़ों को बिल्कुल आप ध्यान दीजिए कि हम किसी के भी बहकावे में ना आए और हम अपने काम को मुस्तैदी से करें। तब कहीं कोई अगर कोई गलत तरीके से, क्योंकि ये बात भी आ रही है सामने, ये जान लीजिए कि क्योंकि हम लोगों ने जब वॉइस मैसेज के जरिए इस बात का हिदायत दिया कि कहीं कोई कमीशन नहीं देना है, क्योंकि बड़े पैमाने पे कमीशन खोरी चल रही है कि इतना पैसा गया है तो 3,000 से लेके 1,000 से लेके 3,000 तक डिमांड किया जा रहा है। किस बात का पैसा आशा कार्यकर्ता देंगी? तो ये कह लीजिए कि इसको लेकर के नीचे के पदाधिकारी कह रहे हैं कि ठीक है, अगर तुमने पैसा नहीं दिया तो फिर हमको आगे तुमको सबक सिखा देंगे। तो ये मैं अधिकारियों से भी कहना चाहूँगी कि आपको मिलकर के, आपकी अंग है आशा कार्यकर्ता और फैसिलिटेटर, दोनों लोग अंग हैं, दोनों सबको मिल करके चलना चाहिए। ये ना हो कि कहीं इस कन्फ्लिक्ट में कोई बलि का बकरा बन जाए। इसलिए मैं पुनः आपके चैनल से कहना चाहूँगी, बार बार कहना चाहूँगी कि इस चीज़ को मिलजुल करके आपको चलना है, क्योंकि सब एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते हैं। आप ऑफिस में बैठते हैं तो ये लोग फील्ड वर्क करके ला के देती है, तब आप ऑफिस में बैठ करके काम करते हैं। इसलिए मिल करके चलिए, किसी पर दबाव नहीं दीजिए, किसी पर प्रेशर मत दीजिए। दीदी, आपने एक बात जिक्र किया कि अगर कैबिनेट आती है तो कैबिनेट में प्रस्ताव आ सकता है। अगर कैबिनेट में प्रस्ताव नहीं आया तो हमारी दीदी आगे क्या कार्रवाई करेंगी? क्या बड़ी बैठक बुला रही हैं या फिर राज्य सरकार आपकी बातों को मान लेगी? देखिए, राज्य सरकार तो भाई एनडीए की सरकार है, यही मंगल पांडे हैं जो बड़ी बड़ी बात किए थे, मगर हम लोगों ने आंदोलन के बल पे मंगल पांडे जी को झुकाया था और 1,000 रुपया हम लोगों ने लिया था। तो इस बार भी हम सरकार के तरफ से कोई दावा नहीं कर सकते। सरकार बिल्कुल जनपक्षीय नहीं है, आपने बजट में देखा है। तो सरकार बल्कि स्कीम वर्कर विरोधी है, जनपक्षीय विरोधी है। इसलिए अगर, क्योंकि हड़ताल के दरमियान में वो समझौता हुआ था, सरकार ने वो समझौता किया था, इसलिए सरकार बाध्य है। और हमने जब विधान परिषद में सवाल उठाया तो सरकार ने लिखा कि हाँ स्वीकारात्मक है, मगर अभी कैबिनेट नहीं हुआ है, इसलिए वो विचाराधीन लिखे हैं। तो ये बात है, सरकार ने स्वीकारा है कि ये हड़ताल हुई थी और ये मांग समझौते हुए हैं। तो ये पॉजिटिव है, सरकार सरकार को देना होगा ये चीज़ें। और अगर सरकार नहीं देती है तो हम लोगों ने 14 तारीख को, यानी 14 सितंबर, 14 अगस्त नहीं, क्योंकि इधर मेरा भी कुछ व्यस्तता है और फिर 15 अगस्त है, कई पर्व त्यौहार हैं, तो सभी बहनों ने कहा कि, और उत्तर बिहार में थोड़ी बाढ़ है, बरसात है, लोगों को आने में दिक्कत है, तो लोगों ने कहा कि हम, क्योंकि पूरी कमेटी की राय से हम लोग राय मुशवरा से मीटिंग करते हैं, तो 14 सितंबर को सब लोगों ने तय किया, हमारी कमेटी ने तय किया है कि 14 सितंबर को पटना में हम राज्य की एक बड़ी बैठक करेंगे। उसमें फिर हम निर्णय, अगर इस समय तक हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर उस समय हम निर्णय लेंगे। हम लोग, पूरी कमेटी निर्णय लेगी कि आगे हम इस पर क्या कार्रवाई करेंगे। अंत में दीदी,
एक बात है कि लगातार राज्य सरकार कह रही है कि हम लाखों लोगों को नौकरी दे रहे हैं, रिक्तियों को भर रहे हैं, वहीं जो 4 लाख से ज़्यादा संविदा कर्मी हैं वो मानदेय पर काम कर रहे हैं। राज्य सरकार उनके विषय में कुछ नहीं सोच रही है। लगातार लोग हमारे कमेंट में पूछते हैं कि इस सवाल को भी पूछा जाए, तो दीदी उसके विषय में 2 शब्द बताएं। देखिए मतलब ये सरकार घोषणा की सरकार हो गई है, सिर्फ घोषणा करना जानती है। आप देख ही रहे हैं कि नीतीश कुमार जी इस बार का अगर आप सदन देखिए तो दोनों सदनों में एक तरह से किसी बात पर कोई बहस नहीं ये सरकार करवाई, और बल्कि एक तानाशाह रवैया अपनाई। जब भी विपक्ष कोई बात कहना चाहता था तो वो सीधे मतलब कि तानाशाही रवैया अपना लेती थी। तो ये सरकार सिर्फ घोषणाबाज सरकार हो गई है। ये इस सरकार को ज़मीन पे रोजगार के संदर्भ में कोई काम नहीं करना है। नहीं तो आप समझ लीजिए कि संविदा कर्मियों पर, संविदा कर्मी जो आपका अंग है, ये सवाल हम लोगों ने उठाया था कि बेल्ट्रॉन के माध्यम से जो आप इनसे काम ले रहे हैं, तो भाई आप, जबकि सरकार इनकार कर गई है सीधे तौर पर कि हम ना कोई कर सेवा ले रहे हैं और ना इनसे कोई हम अतिरिक्त सेवा ले रहे हैं, तो ये सीधे तौर पर सरकार इनकार कर गई है। यानी कि ये साफ साफ झूठ बोल रही है, जबकि ये सच्चाई है कि आप बेल्ट्रॉन के माध्यम से लेते हैं और बेल्ट्रॉन इनसे पैसा लेता है। जब हम आपके कर्मी हैं, आप सीधे तौर पर हमको बहाल कर लीजिए, अस्थायी कर लीजिए। तो ये बिल्कुल सरकार धोखा दे रही है, और इस सवाल को लेकर के संविदा कर्मियों को संगठित होना होगा, इस सवाल पर लड़ना होगा। और इसके साथ ही साथ आप देख लीजिए कि बात ये भले जितना कर ले, डीडीटी कर्मी है, मौसमी कर्मी है, जिनकी सबकी ज़रूरत है, सरकार को काम लेती है, मगर मतलब इनको काम चाहिए मगर वेतन नहीं देंगे, कोई सुविधा नहीं देंगे। तो इस सवाल को लेकर के सारे लोग योजना बना रहे हैं, और इस पर हम लोग भी आंदोलन गोप गुट के जरिए, एक्टू के जरिए आंदोलन का नेतृत्व भी हम लोग कर रहे हैं और सवाल भी उठा रहे हैं। इसके लिए तमाम संविदा कर्मियों को मुस्तैद होना होगा, एकजुट होना होगा, और एकजुट होकर के आंदोलन की तैयारी करनी होगी। तो इस समय देख रहे थे, बातें हो रही थी तमाम संविदा कर्मी, स्कीम वर्कर, और खासकर जो बजट है उस पर भी बात हुई थी। और इस समय हमारे साथ बखूबी बात कर रही थी शशि यादव दीदी, एमएलसी बिहार विधान परिषद, और लगातार हर चीज़ पर जो है कि बेबाक होकर जो है कि जवाब दे रही थी। तो दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए। धन्यवाद आपका भी। ASB आज तक न्यूज़ के मैं विनोद सिंह पटना से, थैंक यू।